नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आप लोगों के साथ एक श्रृंखला शुरू की है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हर सेक्शन के जिस्ट को, उससे रिलेटेड लीडिंग केस लॉज को, और साथ ही कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है हमारी बेरेक में जहाँ से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। जब आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम डेफिनेशंस को पढ़ते थे तो उसके लिए हमें क्या रेफर करना पड़ता था, हमें सेक्शन नंबर 3 की तरफ पढ़ना पड़ता था। और वहाँ पे जो मार्जिनल नोट था वो क्या था, मार्जिनल नोट में हमारे पास आता था इंटरप्रिटेशन क्लॉज। लेकिन ये चीज़ अब हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन नंबर 2 में प्रॉपरली हमारे सारे डेफिनेशंस को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। तो वो सीक्वेंस क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, जब आप सेक्शन नंबर 2 को देखेंगे तो उसमें आपको दो सबसेक्शंस देखने को मिलते हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। जब हम सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें क्लॉजेस मिलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर एल तक, ठीक है। और जब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में। तो कहते हैं जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इस अधिनियम में डिफाइन नहीं है उनकी मीनिंग आप कहाँ पे ढूंढ सकते हो, आईटी एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब एक बार ए से एल तक में कौन कौन से डेफिनेशंस हैं ये देख लेते हैं। तो जो ये देखिए ए है ना, यहाँ पे आपके कोर्ट को डिफाइन किया गया है, बी में डिफाइन किया गया है कंक्लूसिव प्रूफ को, सी में भी डिफाइन किया गया है डिसप्रूव्ड को, डी में डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट को, ई में डिफाइन किया गया है एविडेंस को, एफ में डिफाइन किया गया है आपके फैक्ट को, और जी में डिफाइन किया गया है फैक्ट इन इशू को, ठीक है। और एच में डिफाइन किया गया है मे प्रिज्यूम को। उसके बाद आपका जो आई है उसमें नॉट प्रूव्ड को, जे में प्रूव्ड को, के में डिफाइन किया गया है रेलेवेंट को, और एल में डिफाइन किया गया है शैल प्रिज्यूम को। तो आज की क्लास में हम 5 डेफिनेशंस को डील करेंगे, इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर इंफॉर्मेटिव होगी, इसकी गारंटी मेरी है। और इस श्रृंखला को आप बहुत एंजॉय करने जा रहे हैं, इसकी भी गारंटी मेरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम 2A पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कोर्ट्स की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे कोर्ट की मीनिंग नहीं बताया गया है, बल्कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये कहता है कि कोर्ट में कौन कौन इंक्लूडेड होंगे। तो कहते हैं जजेस, मैजिस्ट्रेट या ऑल पर्सन्स जिन्हें लीगली अथराइज किया गया है, किस लिए, एविडेंस लेने के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कोर्ट्स मानते हैं। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, मतलब आर्बिट्रेटर्स कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में या कोर्ट की बाउंड्री में या कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं होते। क्यों नहीं होते, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में क्यों इंडल्ज होते हैं, क्योंकि हम रेगुलर ट्रायल को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में इंडल्ज होते हैं। और आर्बिट्रेटर्स जो है ना, इनको अथराइज नहीं किया जाता है एविडेंस लेने के लिए या किसी भी विटनेस को ओथ पे एग्जामिन करने के लिए, इसीलिए कोर्ट के रडार में या कोर्ट के डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर्स नहीं आते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेक्शन 2(1)A में बताया गया है कि देखो भैया, कोर्ट का क्या क्या मतलब है। तो कहते हैं कोर्ट का मतलब होता है ऑल जजेस, ठीक है। कोर्ट का मतलब होता है ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट्स एंड पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स जिन्हें लीगली अथराइज किया जाता है एविडेंस लेने के लिए। अब बात करते हैं 2B के बारे में। तो 2B में कहते हैं कि देखो भैया, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। कहते हैं देखो, अगर कोई एक फैक्ट इस अधिनियम के तहत डिक्लेयर हुआ है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, फॉर दी अनदर फैक्ट, तो उस फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, हम जब भी कोई भी इशू आती है दो पार्टीज के बीच में तो वो क्या करते हैं, वो पार्टीज कोर्ट में जाती है एविडेंस देने के लिए। क्यों जाती है, अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए उसे कोर्ट जाना पड़ता है। जब भी कोई इशू या डिस्प्यूट अराइज होगा दो पार्टीज में तो वो क्या करेंगे, अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए, अपने फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए उन्हें एविडेंस देना होता है। पर आपको पता है कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, फैक्ट्स भी दो तरीके के बताए जाते हैं। एक वो फैक्ट जिनके रिगार्डिंग आपको
प्रूव करना ज़रूरी है, विच नीड टू बी प्रूव्ड, और एक वो फैक्ट होते हैं विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जी हाँ, आपके इस अधिनियम में ही इसके बारे में बात किया गया है। जब आप पार्ट नंबर 3 देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे इस पूरे एक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब आप पार्ट नंबर 3 देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, और उसका जो हेडिंग है वो यही है, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। और वहाँ पे आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 51 से लेके 53 तक, जो बताता है कि आपको कौन कौन से फैक्ट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो, फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड में 3 कैटेगरीज है। पहले वो जो आपको सेक्शन नंबर 51 में बताए जाते हैं, दूसरे वो जो आपको सेक्शन नंबर 53 में बताते हैं कि वो फैक्ट जिनको एडमिट कर लिया गया है उन्हें भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद आता है फैक्ट जो कोर्ट खुद प्रिज्यूम करती है, जिसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। समझ में आई बात? अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 51, 53 और 52 के लैंग्वेज क्या है। तो देखो, मैंने आपको बताया है कि फैक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक जिन्हें आपको प्रूव करने की आवश्यकता है, दूसरी जिन्हें आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो पार्ट 3 में मेंशन चैप्टर नंबर 3 में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 51 से लेकर 53 तक। सेक्शन 51 कहता है कि वो फैक्ट जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेने वाली है या जुडिशियल नोटिस लेगी, ऐसे फैक्ट को आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सेक्शन कहता है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल नोटिस के बारे में, जहाँ कोर्ट जो है सर्टेन फैक्ट्स को ट्रू एक्सेप्ट कर रही है, तो वहाँ पे आपको एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको कोई भी एविडेंस नहीं देना है उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, मतलब दैट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। तो फैक्ट जो जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है उनको हम प्रूव नहीं करते हैं। अब किन किन फैक्ट का जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेती है? तो देखो भैया, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं ना जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में होते हैं, लॉज में होते हैं, उनसे रिगार्डिंग हमारी कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेती है। इसकी पूरी श्रृंखला हमारे बैरेक में दी गई है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आता है सेक्शन नंबर 53, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है। कहते हैं कि जो भी फैक्ट आप एडमिट करते हैं कोर्ट में, उन्हें भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं देखो भैया, ये जो हमारा सेक्शन नंबर 53 है ना, ये फॉर्मल एडमिशन से डील करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए भैया, अगर 2 पार्टीज हैं किसी भी केस में और उन लोगों ने पहले से बात कर रखा है कि हम ड्यूरिंग द हियरिंग या बिफोर द हियरिंग मैं इस फैक्ट को कोर्ट में आके एडमिट करूंगा, तो और इस चीज़ को वो रूल ऑफ प्लीडिंग के हिसाब से रिटन में भी देते हैं, तो ऐसे फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सेक्शन बोलता है कि वो फैक्ट जो पार्टीज एडमिट कर रही होती हैं, उनके रिगार्डिंग आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट अगर चाहता है तो वो बोल भी सकता है कि आप इन एडमिटेड फैक्ट्स का भी प्रूफ हमें दीजिए। तो ये सेक्शन नंबर 53 हो गया। थर्ड कैटेगरी आता है कि जब कोर्ट हमारी प्रिज्यूम करती है फैक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिजम्पशन बोलते हैं। प्रिजम्पशन का मतलब हुआ अंदाज़ा लगाना, या एक तरीके से आपने कोई चीज़ एज्यूम कर ली है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिजम्पशन। तो कहते हैं कि देखो भैया, कोई भी प्रूवन फैक्ट है या कोई भी ऐसा फैक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम देखते हैं कि अगर उससे रिलेटेड कोई केस एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं भाई ये वाला फैक्ट तो प्रूव्ड फैक्ट है। मतलब ये होगा कि अगर ये प्रूव्ड फैक्ट है तो हम इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं इस सिचुएशन का। इसे ही कहा जाता है प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन की एज सच हमारे एविडेंस एक्ट में या हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है। इसे हम बोलते हैं कि आप किसी भी प्रूव्ड फैक्ट से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, लीगल इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं या एजम्पशन लगाते हैं, इसे ही हम कहते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन से रिगार्डिंग एक केस लॉस भी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप इसे लिख लीजिएगा। एम एस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006। ठीक है, इस केस में कहा गया कि प्रिजम्पशन जो है ना, इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे कोर्ट को अलाउ किया जाता है कि आप किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड मानेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। तो कहते हैं कि जो प्रिजम्पशन है ये एक रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड मानती है अनलेस एंड अनटिल आप उसको डिसप्रूव नहीं करते। देखो, जो प्रिजम्पशन है ना, ये कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, रादर देन यहाँ पे जो कोर्ट्स है ना, वो बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पे डाल देती है कि आप डिसप्रूव करो। अगर ये फैक्ट प्रूव्ड नहीं है, ये फैक्ट गलत है, तो आप इसको डिसप्रूव करिए। और जब तक वो डिसप्रूव नहीं करते तब तक हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि हाँ, ये फैक्ट
प्रूव्ड है। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है यहाँ पे बोलते हैं कि प्रिजम्पशन इज नॉट एविडेंस, लेकिन हाँ हम एक इन्फरेंस लगाते हैं किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के हिसाब से, और उस इन्फरेंस से हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये फैक्ट प्रूव्ड है। तब तक प्रिज्यूम करते हैं जब तक इसको कोई दूसरी पार्टी डिसप्रूव नहीं कर देती है। अब प्रिजम्पशन भी दो तरीके के होते हैं जो हमारे एविडेंस एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड हैं। वैसे ये तीन तरीके के बताए जाते हैं। पहला है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और तीसरा है मिक्स्ड प्रिजम्पशन। तो देखो जो मिक्स्ड प्रिजम्पशन है वो हमारे साक्ष्य अधिनियम या लॉ ऑफ एविडेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हमारे एविडेंस एक्ट में एप्लीकेबल है। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मे प्रिज्यूम, जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ पे डिफाइंड है, 2(1)H में डिफाइंड है। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले एक होता है रिबिटेबल और दूसरा होता है इरिबिटेबल। तो जो रिबिटेबल प्रिजम्पशन होता है इसे हम बोलते हैं शैल प्रिज्यूम, जो कहाँ पे दिया गया है, 2(1) के L में दिया गया है, ठीक है। और इरिबिटेबल प्रिजम्पशन को हम बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ, ये कहाँ पे दिया है, तो 2(1)B में इसकी डेफिनेशन को दिया गया है। तो जो 2(1)B है इरिबिटेबल प्रिजम्पशन कहलाता है। शैल प्रिज्यूम को हम रिबिटेबल कहते हैं। मे प्रिज्यूम भी रिबिटेबल प्रिजम्पशन होता है। अब मे प्रिज्यूम क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। तो देखो जो मे प्रिज्यूम है ना इसे हम बोलते हैं प्रिजम्पशन होमिनिस। ये प्रिजम्पशन जो है ह्यूमन लॉजिक पे बेस्ड है, रिलेशन ऑफ थिंग्स पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड होता है, जो भी फैक्ट्स हैं उन पे बेस्ड होता है। तो जब मे प्रिज्यूम है ना यहाँ पे कहते हैं कि कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रूवन मानती है अनटिल एंड अनलेस उसको डिसप्रूव ना किया जाए। और कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ ये फैक्ट प्रूव्ड है, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भैया हमें इसके रिगार्डिंग प्रूफ चाहिए, मतलब पार्टी को इसे आके खुद प्रूव करना चाहिए, तो कोर्ट कैन कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट ऑल्सो। तो जो प्रिजम्पशन है ये ह्यूमन लॉजिक पे बेस्ड होता है, इसे हम प्रिजम्पशन होमिनिस कहते हैं, और ये रिबिटेबल इन नेचर का होता है। मतलब एक विंडो खुली है कि आप आ सकते हैं और जिस फैक्ट को कोर्ट प्रूव्ड मान रही है उसको आप आके एविडेंसेस एड्यूस करके डिसप्रूव भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मे प्रिज्यूम, जो 2(1)H में डिफाइन किया गया है। तो पढ़ सकते हैं आप, यहाँ लिखा है कि प्रिजम्पशन होमिनिस कहा जाता है इसको। ये लॉजिक पे बेस्ड होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड होता है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है रिबिटेबल इन नेचर का होता है, मतलब हमेशा आपके पास एक दरवाज़ा खुला है कि आप आइए और इस फैक्ट को जिसे हम प्रूव्ड मान रहे हैं इसे डिसप्रूव करके जाइए। इसीलिए इसको हम मे प्रिज्यूम कहते हैं। मे प्रिज्यूम में क्या है कि जो कोर्ट है ना वो बाउंड नहीं होती है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, वो चाहे तो फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है चाहे तो नहीं कर सकती है। अगर उसे केस में लगता है कि हाँ हमें इस फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेना चाहिए तो वो प्रिज्यूम कर लेगी, तब तक के लिए जब तक कि दूसरी पार्टी उसको डिसप्रूव नहीं कर देती। लेकिन अगर उसे लगता है नहीं नहीं ये केस फिट नहीं है, मुझे इस केस में इस फैक्ट को प्रिज्यूम नहीं करना है, तो वो उस केस में उस फैक्ट को प्रिज्यूम नहीं करती है और बोल सकती है कि आप जो है इसको प्रूव करिए। आप बैरक में एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड मानती है अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड या डिमांड फर्दर फॉर प्रूफ ऑफ दैट। तो इसका जो लीगल वर्ड्स जो हमारे बैरक में मेंशन है वो यही है कि मे प्रिज्यूम अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। ये दो लाइन्स जो है इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट के हिसाब से। तो मे प्रिज्यूम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं शैल प्रिज्यूम की तरफ। तो शैल प्रिज्यूम भी रिबिटेबल है। देखो रिबिटेबल का मतलब यहाँ है कि एक रास्ता खुला है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। मे प्रिज्यूम में भी आप अपनी बात रख सकते हैं और शैल प्रिज्यूम में भी आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में आपको कोई चांस नहीं रहेगा कि आप आगे किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग प्रूफ को सबमिट करिए। समझ में आ रही बात। आप पढ़ते हैं शैल प्रिज्यूम के बारे में। तो कहते हैं कि देखो अगर इस एक्ट के माध्यम से कहीं पे भी ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये फला फला फैक्ट को कोर्ट एज शैल प्रिज्यूम करेगी, तो कोर्ट उसको शैल प्रिज्यूम करती है अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टी आके उसे डिसप्रूव ना कर दे। समझ में आ रही बात। अगर ये एक्ट बोलता है कि हाँ कोर्ट को ये फैक्ट को शैल प्रिज्यूम करना है, तो वो शैल प्रिज्यूम करती
है उसको, जब तक आप उसे डिस्प्रूव नहीं कर देते हैं। इसीलिए इसे रिबटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं। शैल वर्ड की वजह से कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी हो जाता है कि उसे इस फैक्ट को प्रिज्यूम करके रखना ही रखना है, नो मैटर व्हाट। उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं नहीं प्रिज्यूम करूंगा। वो प्रिज्यूम करना उनके लिए बाध्यता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो पार्टी जो इंटरेस्टेड होती है वो उस फैक्ट को आके वहां पे डिस्प्रूव कर सकती है। अब इसके रिगार्डिंग अगर सेक्शंस देख लेते हैं तो सेक्शन नंबर 118 में जो फैक्ट्स दिए हैं उसको कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है। सेक्शन नंबर 120 में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करके रखती है। उसके बाद आपके सेक्शन नंबर 78 से लेके 84 में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको भी कोर्ट जो है शैल प्रिज्यूम करके रखती है। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 120 एंड 108 में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 91 में जो दिया गया है, सेक्शन नंबर 85 से लेके 87 में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन सब को कोर्ट क्या करती है, मतलब उन सब में कोर्ट को क्या करना है, शैल प्रिज्यूम करना है। अब जब हम मे प्रिज्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे आपका आता है सेक्शन नंबर 88, 89, 90, 92। उसके बाद आता है आपका 110, 111, 117, 119। इन सारे फैक्ट्स को कोर्ट क्या करेगी, मे प्रिज्यूम करेगी। जब हम शैल प्रिज्यूम की बात करते हैं तो वहां पे क्या क्या बताया जा रहा है, शैल प्रिज्यूम में कहते हैं सेक्शन नंबर 78, 84, 85, 91, 108। उसके बाद आता है आपका 118 एंड 120। इन सारे फैक्ट्स को क्या करेगी कोर्ट, शैल प्रिज्यूम करेगी। मतलब उसके पास कोई और अधिकार नहीं है, उसको शैल प्रिज्यूम करना ही करना है जब तक दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव ना कर दे। अब देखो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में जो दूसरा आता है वो आता है कंक्लूसिव प्रूफ, जिसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ के आए हैं अभी, 2(1) के बी में हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा है। तो ये एक इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। इसको आप आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी कह सकते हैं जो लॉ ने क्रिएट किया है। अगर हम इसके सेक्शंस की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 35 एंड 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फैक्ट जो है कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ करेगी। तो कहते हैं अगर कोई भी फैक्ट इस एक्ट के माध्यम से कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया गया है तो आप जो है मतलब कोर्ट जो है उस फैक्ट को प्रूफ मानती है दूसरे फैक्ट के रिगार्डिंग भी, और कोर्ट कभी भी एविडेंस अलाउ नहीं करेगा उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए। तो ये एक वेल सेटल्ड लॉ है। यहाँ पे कहते हैं कि एक बार प्रिजम्पशन रेज हो गया है तो आप उसको रिबट नहीं कर सकते हैं, आप उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस कोर्ट में एड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरी पार्टी को कभी अलाउ नहीं किया जाएगा उसे डिस्प्रूव करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि इस एक्ट ने 2 ही सेक्शन में ऐसे फैक्ट को डिक्लेयर किया है, एक 35, दूसरा 116। तो कंक्लूसिव प्रूफ आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो बैरक में लिखी हुई है। तो कहते हैं इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। तो कहते हैं व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर। एक फैक्ट को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है कंक्लूसिव प्रूफ दूसरे फैक्ट का, तो कोर्ट रिगार्ड करेगी कि दूसरा फैक्ट भी प्रूव्ड है। पहले को तो प्रूव मानना ही है उसे, दूसरे फैक्ट को भी वो प्रूव्ड मानेगी, और साथ ही साथ आपको एविडेंस देने के लिए भी अलाउ नहीं करेंगी कि आप एविडेंस ला के उस फैक्ट को डिस्प्रूव करिए। ये था हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें जो आपसे हर सेक्शन के क्रक्स को पूछते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप या मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को ज़रूर स्कैन करिएगा, आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।